अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के और ज्यादा बढ़ते हुए कहर की। उत्तर प्रदेश में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। तकरीबन 34,000 नए केस कोरोना वायरस के फिर से आज मिले हैं। यह डेटा 1 से 2 दिन पुराना हो सकता है, लेकिन आज जो जारी हुआ है उसके मुताबिक तकरीबन 34,000 नए केस, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में RT-PCR की जांचें सीमित मात्रा में हो रही हों, प्राइवेट लेबोरेटरीज में जांच लगभग बंद हो, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी का ये रेट ये बताता है कि ये संक्रमण कितना घातक, कितना खतरनाक, कितना संक्रामक और किस कदर जानलेवा है। शायद ही कोई जनपद उत्तर प्रदेश का बचा हो जहां यह संक्रमण गांव खलिहान से लेकर शहरों तक न पहुंच गया हो। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। इस वायरस ने उत्तर प्रदेश को घुटनों पर ला दिया है। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि आज 187 मौतें हुई हैं, लेकिन कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, अकेले इनके शमशान घाटों पर सैकड़ों लाशें जली हैं। यानी जो मर रहे हैं उनको आंकड़े भी गिनती होगी, इसकी गारंटी नहीं है। तमाम लोग बिना टेस्ट के मर गए, तमाम लोग जो आंकड़ों में दर्ज नहीं हुए उनकी मृत्यु हो गई, तमाम वो लोग जो मर रहे हैं और रिकॉर्ड में नहीं है, उनकी गिनती नहीं हो पाई है। कल्पना कीजिए इस तरह की मौत की, ऐसी भयावहता की। यह एक बेहद संक्रामक, घातक, जानलेवा बीमारी है जो लगातार फैल रही है और इसके रोकथाम के सभी उपाय लगभग फेल हो चुके हैं। ना हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की, ना हमने अर्ली डिटेक्शन किया, ना हमने लोगों को इलाज दिया। इस कदर हालात खराब हैं लखनऊ और दूसरे शहरों में कि ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना बेड्स अवेलेबल हैं, ना आईसीयू बेड्स हैं। लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं। चीफ मेडिकल अफसर की अनुमति के बिना कोई भी कोविड मरीज अस्पताल भर्ती सीधे नहीं हो सकता। शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में आपने ऐसा सुना हो कि मरीज को भर्ती होने के लिए परमिशन चाहिए। इससे बड़ी त्रासदी और विपदा क्या हो सकती है? और सीएमओ परमिशन देगा या नहीं देगा, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। पहले तो आपका टेस्ट नहीं करेंगे, बीमार है तो भर्ती नहीं करेंगे, और भर्ती हो गए तो अब एक नई समस्या आ गई है उत्तर प्रदेश के भीतर। ऑक्सीजन नहीं है। खासतौर पर प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भयानक किल्लत है। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बहराइच, लखनऊ तक प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन है ही नहीं, और अगर है भी तो 1 घंटे या 2 घंटे के बैकअप पे चल रहे हैं। लखनऊ के कई अस्पतालों को अपने आईसीयू पेशेंट्स डिस्चार्ज करके दूसरे अस्पतालों को भेजने पड़े। क्यों? क्योंकि उनके यहां ऑक्सीजन नहीं है। लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ऑक्सीजन न होने से मौतें हो रही हैं। यह एक नई समस्या आ गई है आज। पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और अस्पतालों में है, यह एक त्रासदी है। यह एक व्यवस्था के फेल होने का जीता जागता उदाहरण है, और यह बताता है कि 395 दिन की हमारी तैयारी फेल हो गई है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लोग कोरोना से कम, ऑक्सीजन न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। सरकार डेटा नहीं देती, मीडिया को अस्पताल जाने नहीं दिया जाता, सरकार में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि इतनी मौतें कैसे हो रही हैं। ये शमशान घाट पे जो लाशें जलाने की कतारें हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे अपने प्रदेश के निवासी हैं, ये हमारे अपने देश के नागरिक हैं जिनकी मौतें हो रही हैं। एक अदद सांस के लिए लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, चीख चीख कर मर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं अस्पतालों के बाहर, अपने प्रियजनों की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सरकारों के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने, जुडिशरी के सामने, प्रशासन के सामने कोई नहीं सुनने वाला।
न कोई फोन उठा रहा है, न कोई मिल रहा है, लोग बेहाल परेशान हैं। 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं शमशान घाट पे लाशों को फूंकने के लिए। हर आती हुई लाश हर मिनट राख में तब्दील हो रही है और उनकी गिनती नहीं है। कोई समाज इतना पीड़ा में हो, उसकी पीड़ा के साथ क्या हम अपने को जोड़ भी नहीं सकते हैं? क्या एक समाज और सरकार के रूप में हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि अपने ही भाइयों और बहनों की पीड़ा हमें दिखती नहीं है? हम उनका एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं? और जिनको इस दौरान सकारात्मक खबरों की अपेक्षा है, वो फौरन ये चैनल छोड़कर चले जाएं। मत देखो ये डिबेट। ये डिबेट तुम्हारे लिए नहीं है। यह डिबेट मेरे प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के लिए है, जिनकी जान पर संकट है, जो मर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जिनका न टेस्ट हो रहा है, न जिनका इलाज हो रहा है, न जिन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, न उनको आईसीयू बेड मिल रही है। यह डिबेट मैंने उनके लिए की है। जिनको सकारात्मकता चाहिए वो एंटरटेनमेंट चैनल देखें, अपने घरों में म्यूजिक लगाकर डांस करो अगर तुम्हें सकारात्मकता चाहिए तो। मेरे प्रदेश का मेरा भाई बहन, मेरे दोस्त, इस प्रदेश के 23 करोड़ लोग अगर संकट में हैं तो उनके संकट की हर खबर भारत समाचार पर दिखाई जाएगी। आईसीयू में तड़प रहे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, खबर दिखाई जाएगी। टेस्ट नहीं हो रहा है, लोग मर रहे बिना टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, खबर दिखाई जाएगी, डिबेट की जाएगी उस पर। ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, खबर दिखाई जाएगी। शमशान घाट पे लाशें जल रही हैं, लोग फूंक रहे हैं, रो रहे हैं लोग। उनकी पीड़ा का एहसास करो, उनके दर्द को समझो, जिनकी जिंदगियां खराब हो गई, बर्बाद हो गए। वो तुम्हें मनोरंजन चाहिए तो मनोरंजन के पास माध्यम है तुम्हारे पास, लेकिन देश तकलीफ में है, देश पीड़ा में है, हमारे प्रदेश के लोग मर रहे हैं। यह मनोरंजन का वक्त नहीं है, यह एक सकारात्मकता का वक्त नहीं है, यह एक दूसरे की पीड़ा को समझ लेने का वक्त है, उनके दुखों को बांटने का वक्त है। और अपनी नाकामियों को सरकार इस प्रकार छिपाने की कोशिश करती है, सकारात्मक खबरों की अपेक्षा करते हुए। क्या आपने देखा है तड़पते हुए लोगों को? ऑक्सीजन की किल्लत से अपने पिता को मरते हुए लोगों की तकलीफ सुनी है आपने? उन बेटियों का दर्द सुना है जिनके पिता आईसीयू के भीतर मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली। सांस जब घुटती है, पूरी ताकत से जब आप सांस लेते हैं और आपके फेफड़ों में नहीं जाती है, उस वक्त की तकलीफ और वेदना का एहसास वो तुम नहीं कर सकते हो। वो तुम तब करोगे जब वो तुम्हारे साथ बीतेगी, तुम्हारे प्रियजनों के साथ बीतेगी। इसलिए कहता हूं कि एक समाज के रूप में जागृत बनो, लोगों की तकलीफ के साथ खुद को जोड़ना सीखो। एक बेहतर समाज तभी निर्मित कर पाएंगे हम, जहां हम एक दूसरे के दुख को बांट सकें। दुख की इस अपार कष्ट में तुम्हें मनोरंजन चाहिए, लानत है तुम्हारे मनोरंजन पे। जब पास पड़ोस के लोग मर रहे हो, इलाज नहीं मिल रहा हो, तुम्हें मनोरंजन चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कुछ चंद हजार रुपए में मिलने वाली चीजें 70,000 80,000 में मिल रही हैं। 3,000 का इंजेक्शन 80,000 में बिक रहा है। खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, न कोई कुछ कहने वाला है। सरकार के लिए आप एक पहले आंकड़ा हुआ करते थे, और आपका दुर्भाग्य और आपका मनोरंजन, आपकी सकारात्मकता अब आपको आंकड़े में भी नहीं आने देती। आप गिने भी नहीं जाओगे, मर जाओगे। शमशान घाट पे लाश फूंकने वाले कहते हैं उन्हें याद नहीं कि कितनी लाशों को उन्होंने राख कर दिया। जहां पैदल चलने के ट्रैक बनाए गए थे गोमती किनारे, वहां लाशें जलाई जा रही हैं। वो किसकी लाशें हैं? वो क्या कोई दूसरे देश के नागरिक हैं? कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं? आपके मोहल्ले के लोग हैं,
जिनके साथ आप पले हो, बड़े हो, जिनके साथ आपका बचपन बीता है, तुम में इतनी भी संवेदना नहीं है कि तुम उनके दुखों को महसूस कर सको, सरकार की नाकामी पर बात कर सको। इलाज तो दूर की बात है, कोरोना बाद में मारेगा। ऑक्सीजन न होने की वजह से लोग पहले मर रहे हैं। दवाएं हैं नहीं, लोग गहने बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं ताकि वो रेमडेसिविर खरीद पाए, जो ब्लैक मार्केट में 50,000 से 80,000 का मिल रहा है। गिड़गिड़ा रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग। ऑक्सीजन मिल जाए तो उनके घर पे बैठे व्यक्ति की जान बचे। एक एक सांस का संघर्ष है। आती हुई हर एक सांस जीवन की उम्मीद लेके आती है। उस दुख को समझो, उस पीड़ा को समझो। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश, कोई भी समाज व्यक्तियों के समूह और उनकी पीड़ा से मिलकर निर्मित होता है। जो लोग, जो समाज, जो व्यक्ति अपने लोगों के दुखों की पीड़ा के साथ खुद को जोड़ नहीं सकते और संकट के इस भीषण वक्त में भी उनको मनोरंजन चाहिए, तो ऐसे लोगों पर लानत ही भेजी जा सकती है। सुनिए कुछ बयान। फिर आज लोगों की तकलीफों के बारे में हम एक डिबेट करेंगे, सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस प्रदेश को जरूरत क्या है। क्यों नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, क्यों नहीं टेस्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं बेड्स मिल रहे हैं, क्यों आईसीयू नहीं है, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, क्यों दवाएं नहीं मिल रही, क्यों रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, कारण। इस पर हमें बात करनी है। कुछ बयान सुने। हम लोग को फोन तुरंत करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि 20 मिनट बस बचा है ऑक्सीजन खत्म होने में, अपने फादर को आप ले जाइए और यहाँ से व्यवस्था करिए अपने फादर को ले जाने की। ऐसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? मेरे पापा को कह रहे हैं कि आईसीयू से निकाल रहे हैं, गैस खत्म हो गया। कहाँ से लाए हम गैस? हम लाएंगे गैस? हम कहाँ से लाएंगे गैस? पाइप सपोर्ट पे है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन का नहीं सपोर्ट झेल पाएंगी, तो आप लेके जाए। उन्होंने कह दिया है कि 20 मिनट 10 मिनट के अंदर अपने हस्बैंड को लेके जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मैं कहाँ लेके जाऊँ अपने हस्बैंड को? ये ऑक्सीजन का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें डीएम, एसडीएम, जितने चीफ सेक्रेटरी सारे लोग हैं। किस तरह से हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो मैंने कहा अपना सिलेंडर अगर आप ला सकते हैं तो लेकर आइए, नहीं तो मरीज ले जाइए। मैं किसी को मरने तो नहीं दूंगी ना अपने हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेके आ रही है। बैकअप अभी हमारे पास अभी 1 घंटे का बचा हुआ है। वो नहीं दिए गैस। अभी एक मरीज के एक सिलेंडर लगा के आए हैं, तो आज तो मरीज को हमारी दिक्कत हो जाएगी। आज ये तीनों सिलेंडर खाली हैं। 10-10 सेकंड के इनके बयान, 10-10 साल की तकलीफ है इनकी। इनके घर के लोग आईसीयू के भीतर मौजूद हैं और वहां ऑक्सीजन नहीं है। सोचो उस वक्त अगर आपके परिजन वहां होते आईसीयू में और ऑक्सीजन खत्म हो रही होती, डॉक्टर कह रहा होता कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तुम किस हालत में होते? सोच कर देखना इस बात को। ऋतु रावत मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, डॉक्टर DK गुप्ता, सुचि विश्वास कांग्रेस से हैं और वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से। उसके पहले मैं आप सबको सूचना ये देना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी कोरोना पॉजिटिव कुछ लोगों के संपर्क में आने की वजह से आइसोलेशन में हैं और वो अगले 2 दिन तक आइसोलेट रहेंगे। उसके बाद जब उनका टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो ज्वाइन करेंगे। वो बिल्कुल ठीक हैं, वो प्रिकॉशनली अभी आइसोलेशन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस डिबेट को ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के शहरों में, आप लोगों पर किस प्रकार का दबाव है और सबसे ज़्यादा कठिनाई और शिकायतें हमें ऑक्सीजन न मिलने की प्राप्त हो रही हैं आज, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कमी है? यह 100% सच है कि ऑक्सीजन की कमी से बेइंतहा परेशानी मरीजों को हो रही है और अस्पतालों को हो रही है। एक एक डॉक्टर, एक एक इंचार्ज इस बात से बुरी तरह परेशान है, बुरी तरह प्रभावित है कि वो अपने मरीजों का क्या करें, कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स भी हैं और नॉन कोविड पेशेंट्स भी हैं। ऑक्सीजन तो एक प्राणवायु है, जीवनदायिनी है और ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये अत्यंत दुखद स्थिति है और अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। मैं भी उन्हीं चिकित्सकों में शामिल हूँ जिन्हें रोज़ 10, 15, 20, 25 टेलीफोन्स आते हैं, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन का इंतजाम करा दीजिए, डॉक्टर साहब वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। तो
क्या स्थिति है, बस आंसू नहीं निकल रहे। कितना दुख होता है और कितनी परेशानी हो रही है, ये शब्दों में बयान करने लायक नहीं है। मैडम, ये मैं और- जानना चाहता हूं कि इतना अभूतपूर्व संकट ऑक्सीजन का आया क्यों? इसके पहले तो इतना बड़ा संकट नहीं आया था। अचानक से ये संकट इतना गहरा कैसे हो गया कि लोगों की जान जा रही है सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही? देखिए, हुआ ये है कि अचानक एक हफ्ते में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके लिए न सरकार तैयार थी, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेडी थे, न इसका कोई अंदेशा था लोगों को, क्योंकि ये सेकेंड वेव जून में आने वाला था, प्रेडिक्शन यही था। और ये प्री मैच्योर हो गया क्योंकि असावधानियां चारों तरफ से, ढिलाई हो गई चारों तरफ से, और नंबर ऑफ पेशेंट्स ताबड़तोड़ इतने ज्यादा बढ़ गए कि जितनी सप्लाई थी, जितना सामान, जितना ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स या बेड्स उपलब्ध थे, वो सब भर चुके। और इसका एक कारण ये भी है कि लोग बहुत ज्यादा डर गए कि मुझे बिस्तर नहीं मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो जो दवाओं की कालाबाजारी या ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ये भी उसके पीछे एक कारण है कि जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा और लोगों ने इसको जगह जगह ब्लॉक कर दिया है, स्टॉक कर लिया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने पास। यही चाहे सब वो कार्यों 50,000 के लिए में तो खरीदा हो। सरकार और प्रशासन होता है कि वो भविष्य की चिंताओं पर अध्ययन करें, जनता को क्या आवश्यकता है उसके बारे में विचार करें। क्या हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, तमाम शहरों को इतनी नहीं, ऑक्सीजन की पीक आवश्यकता? तो अभी भी आने वाला है, जो रिसर्चर्स कह रहे हैं उस हिसाब से। तो अप्रैल लास्ट वीक में और मई फर्स्ट वीक में अभी केसेस और बढ़ेंगे। तो इंतजाम तो चारों तरफ से होना चाहिए ना। जो भी हॉस्पिटल्स इलाज कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं मरीज को बचाने के लिए, मरीज के जीवन दान के लिए, वो चीजें अगर मुहैया नहीं होंगी तो मेरे भी हॉस्पिटल में हम लोग 15-20 दिन से, जो 30 वर्षों से हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा, वो जवाब दे रहा है मैडम कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अब क्या करें ऐसी स्थिति में? किसके आगे गुहार लगाएं, किससे अनुरोध करें, किसको एप्लीकेशन भेजें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे डॉक्टर्स परेशान हैं, सारे चिकित्सक बेहाल हैं बिल्कुल। मुझे लगता है सच्चाई कि ये इलाज है। छोड़कर ये लोग इस समय ऑक्सीजन प्रबंध में ही बेचारे लगे रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। बाकी का इलाज तो हो ही जाता है, लेकिन जिसका SpO2 घट रहा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से दें बताइए? ऑक्सीजन कोई हलवा तो है नहीं भाई। इट हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम बिगर सेंटर्स एंड सोर्सेज। तो मैडम, इस बात तो पे तो सच्चाई है कि लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, ऑक्सीजन न होने से पहले मर जाएंगे। नहीं, और बहुत डर बैठ गया है ना लोगों में, जबकि ये भी सच है कि 85% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है जी। लेकिन डर की वजह से लोगों ने ऑक्सीजन खरीद लिया है, सिलेंडर्स खरीद लिए हैं, जगह जगह ब्लॉक कर लिया है। तो जिन्हें वाकई जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है, और लोग प्रिकॉशन के तौर पे अपने घर में रेमडेसिविर और ये सब ऑक्सीजन एंड अदर मेडिसिन स्टॉक करके रखे हुए हैं। थैंक यू मैडम। ये तो जी, डॉक्टर डी के गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, कल का डेटा बता रहा है डॉक्टर डी के गुप्ता, 3 लाख नए केस, 2000 से ज़्यादा लाशें। उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ख़राब हैं। आज 34,000 के आसपास केस, और सरकारी आंकड़ा कह रहा है 187। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, अगर इसका ठीक से ऑडिट हो जाए तो शायद उत्तर प्रदेश में केस, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी, तो बिल्कुल सही करें। नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और शायद इस आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ रहे थे। इसका शायद सरकार को या हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को तो इतना अंदाज़ा नहीं था, इसलिए शायद ये चरमरा गया। बिल्कुल स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया, हमारा ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में चरमरा गया है। शायद लोग ये देख रहे थे कि बॉम्बे में हो रहा है तो पंजाब में नहीं होगा, पंजाब में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा तो यूपी नहीं होगा, हम लोग सब बच्चे हो, हम सब इम्यून है। ऐसा नहीं था। हम लोग जब बात करते थे, आपको याद होगा
कि उस समय एक ही बात करते थे कि जब 70% हमारी जनता गांव में रहती है और छोटे शहरों में रहती है, जब ये त्रासदी यहाँ पहुंच चुकी तो शायद बहुत बड़ी होगी, बहुत दिक्कत हुई, वही हो गया। और जब मैं आपने कई बार मुझसे ट्रीटमेंट पूछा था, ट्रीटमेंट क्या होता है, तब हम लोग रेमडेसिविर की बात नहीं करते थे, हम लोग बोलते थे कि सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव है और ऑक्सीजन मेन स्टेज ऑफ थेरेपी है। आज वही कम पड़ रही है और कहीं न कहीं इसमें एक तो सरकार का जो समन्वय है, राज्य सरकार का और जिलों के बीच में समन्वय, वो कहीं ना कहीं है कि एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को नहीं भेज रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ट्विटर पर डाल रहे हैं तो उससे कितना पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो भी लोग इकट्ठा कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट सरकारों में, केंद्र सरकारों में समन्वय और सामंजस्य की कमी है कि इतनी बड़ी अगर कोई कंडीशन हो भी रही है तो इंटरनल उसको कैसे समझाना है, कैसे मैनेज करना है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, पर कोई उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री शोर मचा के, हल्ला करके, इस पब्लिक को बता के अपना कोटा तो बढ़वा लिया। अभी 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार करेगी अब दिल्ली सरकार को। हम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास तो गाजियाबाद में, नोएडा में इतने बड़े बड़े संयंत्र हैं ऑक्सीजन के, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे अन्य प्रदेशों में सप्लाई होती थी, बहुत सारे अन्य जिलों में सप्लाई होती थी, तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन था, वो कहीं सामंजस्य था, वो नहीं हो रहा था। बाहर से भी ऑक्सीजन आती थी, जैसे हरियाणा से हमारे यहाँ आती थी, तो वो अब चीजें सीधे अब धीरे धीरे समन्वय स्थापित हो रहा है। आप नोएडा में जहाँ मौजूद हैं, नोएडा और गाजियाबाद में नंबर आप न्यू केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास वो किस तरह के आ रहे हैं, उनमें क्या लक्षण है और इस बार सीवियरिटी का लेवल क्या है? देखिए, बिल्कुल सही करें, जो अभी जो नया जो स्ट्रेन है, चाहे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है या जो ब्रिटेन का स्ट्रेन जो आइसोलेट हुआ हम लोगों के यहाँ, वो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा संक्रमित कर रहा है तेज़ी से, इसलिए केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। और दूसरा, सारे लोग सिम्टोमेटिक ज़्यादा हो रहे हैं। पहले हम जो देखते थे एसिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा होते थे, आजकल सिम्टोमेटिक हैं और सिम्टोमेटिक में भी यंगर एज ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। उनके अंदर हर पेशेंट के अंदर सीटी में फाइंडिंग आ रही है, मतलब निमोनिया लगभग काफ़ी लोगों को हो रहा है। तो इसलिए जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में निमोनिया हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ भी गई है और लोगों ने पैनिक भी क्रिएट कर दिया। उसके बावजूद भी जैसे डॉक्टर रामा ने बताया कि 90% लोगों को, 85% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, जबरदस्ती अपना बेड बुक कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पे रख रहे हैं और उनको लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं मिली तब क्या होगा। तो इसलिए रेमडेसिविर है, इवन जिंकोविड जैसी दवाइयां, गोलियां आप देख रहे हैं शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि लोग ब्लैक मार्केटिंग। डॉक्टर डीके गुप्ता, मेरा अनुभव कहता है कि ये जब आपको व्यवस्था पर भरोसा नहीं होता, प्रशासन के काम पर आपको एतबार नहीं होता, तब लोग इस तरह का काम करते हैं कि पहले से लेकर रख लो भैया, पता नहीं आगे क्या हो, क्योंकि सरकार तो हमारे लिए टेस्ट तक नहीं कर रही है। तो लोगों को तो डराया सरकार ने ना। अगर आप टेस्टिंग ओपन करते, जैसा आप स्वयं कहते थे पहले, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीट, जिनके साथ ऐसा हुआ वो ठीक हो गए, आज अपने घरों पे हैं, अपने प्रियजनों के बीच में हैं। जब आप टेस्टिंग दबाएंगे तो हालात तो ऐसे ही विकराल होंगे ना। किसी चीज़ को आप कितने दिन दबा पाओगे, और जब दबाओगे और वो फटेगा तो ज्वालामुखी बनेगा ना। मेरा संपर्क उनसे टूट गया, हम वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सुचि विश्वास, कांग्रेस की प्रवक्ता, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सुचि जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के? आप लोगों के पास क्या जानकारी है? आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत आरोप लगाए हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है? आप जनता को मदद किस प्रकार पहुंचा पा रही है? देखिए, 2,95,000 संक्रमित पिछले 24 घंटे में हैं, तो हम विश्वगुरु स्थिति में हैं, दुनिया में 1 नंबर पर। 2023 मौतों के साथ भी हम विश्व में 1 नंबर पर हैं और कुल संक्रमण 1,56,00,000 है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी की अदूरदर्शिता के चलते हम इसमें भी विश्वगुरु होंगे। पिछला जितना भी डिबेट आपने किया, सवाल बराबर यही था कि ऑक्सीजन की कमी क्यों, टेस्टिंग की कमी क्यों, जांच रिपोर्ट की कमी क्यों? तो सरकार सो रही थी। कल प्रधानमंत्री जी का प्रवचन सुना, आज रामनवमी है और देश राम भरोसे है, और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन और लैक ऑफ प्लानिंग है। चूंकि 1 मैन शो है, एक आदमी की सरकार है, खुली कालाबाजारी और मुनाफाखोरी है, तो सीधा सा प्रश्न है कि 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट क्यों की गई? 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों किए गए? क्यों ऐसी परिस्थितियों में भी 11 लाख डोजेज रेमडेसिविर इंजेक्शंस के क्यों एक्सपोर्ट किए गए? सरकार सो रही थी 13 महीनों से। क्यों अभी तक जो 162 हॉस्पिटल्स में पीएसए लगना था, जिसमें मात्र 33 अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन का लग पाया, तो सरकार सो रही थी। अभी 15 दिन पहले जो नाइट्रोजन क्रायोजेनिक सिलेंडर्स का प्रोसेस बिगिन हुआ, वो क्यों? सरकार ने टेंडर फ्लोट करने में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की 8 महीने बाद प्रोसेस की शुरुआत क्यों की?
आपदा प्रबंधन के पैसे को चुनाव प्रबंधन में खर्च कर दिया और अब देश को प्रवचन दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, आप लोगों के पास क्या सूचना है? आप लोग भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कैसे हालात हैं? बदहाल हैं हालात। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में 50,000 प्लाज्मा डोनर्स हमारे प्रेसिडेंट लगे हैं, हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जो अव्यवस्था और जो अराजकता, आपने देखा मिस्टर पाटिल का इन्वॉल्वमेंट महाराष्ट्र के इंजेक्शन में, आपने देखा गुजरात के बीजेपी प्रेसिडेंट का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एयरलिफ्ट करा रहे हैं। तो ये जो सहयोग है, ये जो पूंजीपतियों के साथ सहयोग, आम आदमी को ये सेवाएं उपलब्ध क्यों नहीं है? सरकार ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? और इस मिसमैनेजमेंट, इस लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ विल पावर को अब सरकार महामारी की आड़ में छुपा रही है। ये बात तो 13 महीने से पता थी, तब सरकार सो रही थी। और अब अपने साथियों की मदद से अभी भी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जारी है। अभी भी जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है उस पर कोई नजर नहीं है ना, उनके कोई डिग्निफाइड भोजन का। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। वैभव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये एक राज्य शासन तंत्र के विफलता है कि वो अपने मरीजों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पा रही है? तमाम जिलों से आज हमारे पास रिपोर्ट आई है कि लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं। ब्रिजेश जी, पूरा दिन बड़ा भारी बीत रहा है। आजकल दिन भर हमारे मैसेजेस आते हैं, चूँकि हम लोग भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो लोग थोड़ी बहुत उम्मीद रखते हैं कि शायद ये कुछ मदद कर पाएँ, 10 लोगों को जानते होंगे तो ऑक्सीजन मांगते हैं। और मैं भी लास्ट 3-4 बार से वहाँ शमशान गृह पर भी गया, मेरे कुछ करीबी लोगों की मृत्यु हुई। वहाँ पर बहुत लोगों से बात करने पर यह पता चलता है कि कोई भी मौतें स्वाभाविक नहीं है। उनमें से 90% लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल के लिए कोशिश करते रहे, मिन्नतें करते रहे, ऑक्सीजन की सांस नहीं आ पाई, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, इसलिए डेथ हो गई। अब देखिए, जब कोई परीक्षा इतनी बड़ी आज हमारे ऊपर आ गई है तो अचानक नहीं आई है। कोई कहे कि अचानक बहुत केसेस बढ़ गए हैं, नहीं, हमको पिछला साल जो मिला था वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज और इसके रूप में, जैसे पिछली बार जो कोरोना था वो कम मारक था, तो हमें ये तैयारी करने का वक्त मिला था। हमने लॉकडाउन कराया, जो भी कराया, इस वजह से हमारे केसेस कम थे, हमारी डेथ रेट पिछली बार कम थी, फिर वो लहर कम हो गई। हमारे पास बहुत भरपूर टाइम था कि हम तैयारी करते, लेकिन आपको अचानक से अपनी जो नेचुरली जो लहर कम हुई उसमें आपने मार्केटिंग करनी शुरू करी। हम साहब विश्वगुरु हो गए, हमने बड़ा भारी मैनेजमेंट कर दिया। आप कह रहे हैं 180 देशों को हम अपनी वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसको हिंदी में कहिए कि आप धंधा कर रहे हैं, आप यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और विदेशों को बेच रहे हैं। और अपने नागरिकों के लिए आपने उलझुल नियम बना दिए कि 45 साल से ऊपर, 45 साल से नीचे। अरे कोरोना कोई डेट ऑफ बर्थ दे के छोड़ नहीं रहा है, वो नहीं कह रहा कि अभी 44 साल के हो, मैं अगले साल आऊंगा, 45 के जब हो जाओगे तो पकड़ लूंगा। अब आप नए नियम बदल रहे हो ना, आपके पास यूपी में क्या इस वक्त का माहौल है और किस तरह के लोगों के कॉल्स आप लोगों को आती हैं, शिकायतें किस प्रकार की ज्यादा हैं? लगभग हर कॉल पर आदमी आखिरी सांसों के लिए रो रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। और वो आदमी पहली कॉल हमें नहीं करता, वो बहुत उम्मीदों के बाद, 10-20 अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, दलालों के चंगुल में फंसने के बाद, या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहा होता है, या ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मांग रहा होता है, या कोई और दवा मांग रहा होता है, या खाली एक नॉर्मल बेड मांग रहा होता है। क्या ये दवाएं, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं आसानी से? आसानी से। आप मेरे साथ ही बैठा करते थे भाजपा प्रवक्ता जी डॉक्टर साहब, आज उनको किस तरीके से एक वेंटिलेटर के लिए हम लोग बहुत बेड मिला होगा, आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, जिसके दलालों का नेटवर्क नहीं है, जिसके पास पैसा या साधन नहीं है, वो आदमी सिर्फ आखिरी डेस्टिनेशन उसका शमशान गृह है। नहीं, हम सब डॉक्टर मनोज मिश्रा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हम लोग के साथ डिबेट में बैठते रहे हैं, आज बहुत ही मुश्किल में है और उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लिए मुझे इतनी तकलीफ हुई, आपका ट्वीट देखा मैंने, उसके ऊपर करा कि मेरे साथी थे, मेरे साथ आए दिन बातचीत होती थी, इतने बढ़िया आदमी, और आज वो परेशान है और उन्हीं की सत्ता है और अपने लिए इंतजाम नहीं कर पा रहे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पब्लिक के ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुनाह किया था इस देश ने। हम सब डॉक्टर मनोज मिश्रा के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। हम लोग बिल्कुल प्रे करते हैं, उनके मित्र हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट, हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऋतु रावत मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतु जी, उत्तर प्रदेश में हालत बेहद ख़राब है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी शायद वो पीड़ा को महसूस कर रही होंगी जो उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक, एक एक हमारा भाई बहन महसूस कर रहा है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि सरकार लोगों को व्यवस्था देने में क्यों नाकाम हो गई।
सर मेरा मानना तो ये है कि क्योंकि जिस तरह आप पीड़ित हैं समाज के लिए, उसी तरह मैं भी बहुत पीड़ित हूँ। मुझे भी वही दर्द महसूस हो रहा है। लोगों की बातों को जब सुनती हूँ, मतलब विपक्ष को भी सुनती हूँ, तो कई बातें तो उनकी भी सच हैं जो सामने आई हैं। ये बात सच है क्योंकि इस पे हमने गंभीरता से सोचा ही नहीं। जब 2020 में कोरोना हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि डिस्टेंस की कितनी ज़रूरत है। हमने फिर लापरवाही करी, हमने समाज के हमने चुनाव किए। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम गंगा स्नान कर रहे हैं। ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। मीडिया भी इस बात पे अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहता कि ये सारी चीजें तो आज होने ही नहीं चाहिए। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, गंगा स्नान भी होंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मेरे दर्द को आप समझ पाएंगे। ये शब्द मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और आपकी बहादुरी की पूरे देश में सराहना करता हूँ कि आप पहली नेता हैं जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता? क्यों चुनाव कराए? क्यों गंगा स्नान कराए? ये तो मैं सरकार से भी इस बात में, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। वाकई दवाइयों की कीमत, आज मेरी बहन बता रही थी कि उसकी सास को कोरोना हो गया, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 50,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। तो आप सोचिए ये दर्द, अगर ना हो 50,000 रुपए घर में, मेरे घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए, मुझे ही हो जाए, मेरे बच्चे के पास तो नहीं होंगे, वो कहां से लाएगा? वो तो स्कूल में, अभी कॉलेज में पढ़ता है, वो कहां से लाएगा 50,000 रुपए? किससे मांगेगा? कहां चीजें बेचने जाएगा? तो ये दर्द आम लोगों के लिए भी है। बड़े बड़े लोगों ने ऑक्सीजन अपने घरों में रख लिए। अरे मुझे फोन करके बोलते हैं मैडम ऑक्सीजन देश को आप जैसे नेताओं की जरूरत है, आप जैसे लीडर्स की जरूरत है देश को। नहीं, पर हम जैसे नेता कहीं खड़े ही नहीं करेंगे सर। हमारे जैसे नेताओं को आगे आने ही नहीं देंगे, जो क्योंकि हम नेता नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बारे में पहले सोचते हैं, तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम भले ही भाजपा के प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इस दर्द को और आपके दर्द को, इन चैनल पर बैठे अपने सहपाठियों के दर्द को महसूस कर रही हूं। मुझे बहुत तकलीफ है कि आम आदमी जो इंजेक्शन बेच रहा है, जो दुकानदार, उसे मालूम नहीं है आज वो दूसरे के लिए बेच रहा है, कल उसकी बहन, बेटी, माँ बाप, वो भी तो हो सकते हैं ना। तो कम से कम ये दलाली, काले बाजारी छोड़ दीजिए। समाज के लिए सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि कोरोना किसी पार्टी को देख के नहीं आ रहा, अमीर गरीब को देख के नहीं आ रहा, कोरोना सबके लिए, किसको हो सकता है। तो सरकारें भी सोचें और आम लोग भी सोचें। इस तकलीफ से मेरे पास तो शब्द नहीं है। आते हैं आपसे, जो लोग मदद मांगते हैं, वो किस प्रकार की उनकी समस्या है, वो क्या बताते हैं आपको? वो सर मेरे को बोलते हैं कि कहीं से ऑक्सीजन अरेंजमेंट हो सकता है घर के लिए। मैंने कहा आपको ऑक्सीजन चलाना आता होगा, और घर के लिए क्यों ऑक्सीजन, आप क्यों? और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऑक्सीजन को कैप्चर कर रखा है अपने घरों में, अपनी व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने रख रखा है कि हमें ज़रूरत ना हो। ये भी कारण एक हो सकता है। और क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो सामाजिक, जिनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े जिनके मेडिकल स्टोर हैं, उन्होंने भी ये इंजेक्शन दबा रखे हैं। तो सरकार उन पे भी थोड़ी कार्रवाई करे, लोगों को देखे, और हॉस्पिटल के लिए इन चीज़ों को ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए। और पार्टियों से भी कहूँगी, आप भी साथ आइए, कहीं पर भी व्यवस्था करिए अपने लोगों, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये दर्द भी आज हमारा है। तो हम सब साथ, अभिवादन करता हूं। पार्टी नहीं समझे, हम सोचे हम समाज के लोग हम साथ आए। मुझे बस मैं आपकी बातों को सुनती हूँ तो मेरे अंदर जो दर्द महसूस होता है ना, मैं सच बता रही हूँ, आज डिबेट पे भी नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि कई बार मेरे पास जवाब नहीं होता है। मैं पार्टी की कोई वो नहीं हूँ कि मैं भाजपा में हूँ तो मैं समाज के लिए, मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ, मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक हूँ। तो मैं अपने दर्द को डिबेट पे तो बयान नहीं कर सकती मुझे, लेकिन बहुत तकलीफ है कि भाई सरकार क्यों नहीं समझ पाई, चुनाव क्यों किए, क्यों लोगों को इकट्ठा करा, क्यों नहीं सरकार ने उस समय की बातें, आज वो अगर ये सारी चीज़ें सोचते, चुनाव बाद में होंगे, गंगा स्नान बाद में होगा, तो शायद आज ये दशा ही नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही। समाज को आप जैसे लीडरान की ज़रूरत है, जो हमारा नेतृत्व करें, हमारी तकलीफ को समझें, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि एक समाज
दुखों को बांट कर तैयार होता है वो बहुत मजबूत समाज होता है। उसके रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं कि हमारा पड़ोस में रहने वाला, हमारा शहर में रहने वाला एक भी व्यक्ति अगर तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ का एहसास जो समाज करता है वही समाज आगे चलकर बहुत प्रगति करता है और सबसे सभ्य समाज भी वही कहलाता है। डॉक्टर रमा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लोगों के दुखों को कुछ तो कम कर सकें। नहीं, एक तो रीएश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के द्वारा ही समाज में ये बातें पहुंचाई जा सकती हैं कि पैनिक या जिसे बिल्कुल स्थिति ऐसी कहते हैं कि जब आदमी मानसिक संतुलन, डर और घबराहट की वजह से खो देता है, वो नहीं आना चाहिए लोगों में। कोरोना ठीक है, बीमारी है, भयावह है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका बचाव करने में सब लोग कोशिश करें, उससे लापरवाही कतई न करें। जो भी हम लोगों को पैरामीटर्स दिए जाते हैं कि इसका पालन किया जाए, वो ज़रूर करें। अगर खांसी, ज़ुकाम, बुखार या लूज मोशंस वगैरह होते हैं तो इतना घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब तक मेंटेन है, 90 से ऊपर है, तब तक वो प्राणायाम और पेट के बल लेटकर गहरी सांस लेना, फिर एक्सरसाइजेस जो मेडिसाइजर एक आता है इक्विपमेंट, उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप भी तो कोरोना के चलते बहुत गंभीर बीमार थी, आप आईसीयू तक भी पहुंचने वाली थी। आप अपने अनुभव कैसे शेयर करना चाहेंगी कि जब इस तरह की परेशानी आए तो लोग घबराएं नहीं, क्या करें? आपने क्या किया था? देखिए, हम बीमारी से तो नहीं घबराए, लेकिन ये था कि उस समय जो बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट था वो हमने किया, हमारे घर वालों ने किया कि फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब का ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो रहा है। वो दिवाली का दिन था और हम सोच रहे थे, मुझे सांस की तकलीफ हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि दिवाली ख़त्म हो जाए तो देखते हैं, क्योंकि ये नहीं लगा कि ये कोरोना भी हो सकता है। लगा कि जैसे मौसमी खांसी ज़ुकाम होता है ऐसा कुछ होगा, लेकिन सैचुरेशन नापने पे मेरा सैचुरेशन 84-85 हो रहा था। तब फिर तुरंत समझ में आ गया कि नहीं, ये गलत है। तो चूंकि मेरे अस्पताल में ऑक्सीजन था तो फौरन मुझे ऑक्सीजन लगाया गया और साथ ही साथ फिर सीएमओ साहब के यहाँ फ़ोन किया गया कि ये स्थिति है। RT-PCR हम भेज चुके थे, लेकिन रिपोर्ट आने में शाम तक का समय था, तो मुझे भर्ती किया गया RALC में और फिर वहाँ मेरा सैचुरेशन बहुत लो था, 70 चला गया था। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन मुझे दिया गया। आईसीयू में तो हम थे ही, हम तो 20 दिन आईसीयू में थे और जो भी मैनेजमेंट, जो इंजेक्शंस इत्यादि की ज़रूरत होती है वो सब लगाया गया। और मेरी स्थिति बहुत ही बुरी थी, मुझे एयरलिफ्ट करने तक की बात हो रही थी, कहाँ भेजा जाए, क्या किया जाए इत्यादि, क्योंकि लेकिन 2 दिनों के बाद मेरी स्थिति में सुधार होने लगा था और मैंने पूरे आत्मविश्वास से, जो मेरे ट्रीटिंग फिजिशियंस थे, जो बहुत सीनियर लेवल के लोग थे, इंडिया के फर्स्ट पल्मोनोलॉजिस्ट थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, वो भी पर्सनली मुझे देखने आए थे, तो उन्होंने रीअश्योर किया कि तुम्हारे बाकी के पैरामीटर्स ठीक हैं, इसलिए तुम्हारे रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, मुझे CT स्कैन नहीं कराना है, क्योंकि मुझे CT स्कैन में बहुत सफोकेशन होता है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि बहुत मजबूत विल पावर चाहिए। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल साफ कहा कि आई विल इम्प्रूव, आप मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, आप मुझे जो कहेंगे मैं सब करने को। एक दिन में 20-20, 25-25 इंजेक्शंस लगते थे। मेरे शरीर में एक नस नहीं बची थी जहां की मेडिकेट लगाया जा सके, इंट्रावेनस कैन्युला लगाया जा सके। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरी क्या स्थिति थी। और उसमें भी मैं दूसरे मरीजों को देखती थी और जो मुझे समझ में आता था, जब मैं बोलने लायक हुई 3-4 दिन तो खैर बोलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि एक भी सांस मेरे अंदर नहीं जा पा रही थी, एक बूंद पानी मैं नहीं निगल पा रही थी। तो मैं कैसे जिंदा हूँ ये एक आश्चर्य की बात है, लेकिन उसमें भी मेरा विल पावर टोटली स्ट्रांग था कि आई विल सर्वाइव, मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं दुनिया में और ईश्वर अगर मुझे बचा लेगा तो मैं जरूर। आप जैसे मजबूत विल पावर की ही जरूरत है। ओके, डॉक्टर DK गुप्ता, इस वक्त तमाम पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अभी तो ठीक हैं,
लेकिन अचानक से 2 दिन के भीतर उनका SpO2 लेवल गिरने लगता है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और अगले ही 1-2 दिन में कोलैप्स हो जा रहे हैं केसेस। CT स्कैन करा रहे हैं तो 4 दिन बाद पता चला कि लेफ्ट लंग पूरा वाइट हो चुका है। ऐसे किस प्रकार की समस्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें स्ट्रॉम जैसी सिचुएशन आती है, जिसमें ना CT स्कैन तो वाइट आउट लंग हो ही जाता है, उसके अतिरिक्त जो उनके मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, चाहे डी डाइमर हो, IL-6 हो, प्रोकैल्सिटोनिन हो, ये सब बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से हमारे जो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है, उसको जो निमोनिया बढ़ता है, निमोनिया की वजह से लंग वाइट हो जाते हैं। तो वो होता है जब कोई स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा वायरुलेंट है, ज़्यादा संक्रमक है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है शरीर में, तो इस तरह के केसेस। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ केस ऐसे आ सकते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, हमें जो डिस्कस करना चाहिए वो यही है कि अभी सबको रीअश्योर करना चाहिए सबको, क्योंकि जितना हम लोग पैनिक क्रिएट करेंगे उतना हम सबका जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन सबका बीमार बढ़ेगा, उन सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो लोग कालाबाजारी और ये सब चीज़ शुरू हो जाएंगी। अभी ये चाहिए सरकार को, हम सबको, खास करके जो लखनऊ जैसे शहर हैं, टायर 1 और टायर 2 या टायर 3 शहर हैं, सब सोसाइटीज़ में, सब सेक्टर्स में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, क्लब हाउस होते हैं, क्योंकि हमें पब्लिक को रीअश्योर करना है, उनका पैनिक कम करना है। तो वहाँ पे 4-4 सिलेंडर लगा के 4-4 बेड डाल दे और छोटा सा आइसोलेशन बना दे कि अगर कोई होम आइसोलेशन में है तो वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग जो डॉक्टर उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो आसपास रहते हैं हॉस्पिटल में, वो राउंड ले सकते हैं और वहाँ पे उनकी प्रॉपर छोटी हल्की L1 टाइप की केयर हो सकती है, जिसमें सैंपल लेना है, कोई दवाई देनी है, कोई टेली कंसल्टेशन चाहिए, होम आइसोलेशन में किसी के अगर सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं तो उसको रेफर करना है नियर बाई हॉस्पिटल्स में, और जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसको उससे अटैच कर देना चाहिए कि अगर कोई सीरियस होता है तो उसको वहाँ हम रेफर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं 30-40% लोग जो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड है हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको हम डिकंजेस्ट कर सकते हैं और उनको उससे क्या फायदा होगा कि वो लोग अपने घर में रहेंगे L1 में, तब भी सुपरवाइज ट्रीटमेंट में रहेंगे इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, और अगर उनको छोटी मोटी जरूरत होती है तो वो वहाँ के ले सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं अभी तक जो बड़े अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज उनका अभी नेगेटिव नहीं हुआ है या थोड़े से मार्कर चेंज है अभी, तो वो डर के हमारा डिस्चार्ज छुट्टी नहीं कर रहे, क्योंकि घर पे केयर कौन करेगा। तो अर्ली डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, उनको दोबारा बैक रेफर करके इन सेंटर के थ्रू उनकी टेक केयर की जा सकती है। तो ऐसा कोई हेल्थ केयर डोर स्टेप, ऐसा कोई कंसेप्ट लाना चाहिए, ऐसा कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का कंसेप्ट लाना चाहिए, जो एक सोसाइटी छोटी कोई सेक्टर है, कोई एक टाउनशिप है, उसमें रह के, और पहले भी बहुत सारे टाउनशिप में मेडिकल रूम्स होते थे, तो एक बड़ा मेडिकल रूम जैसा हो जाएगा, उसमें 1 या 2 नर्स रहें और डॉक्टर ऑन कॉल रहे, और हर सोसाइटी में 1-2 डॉक्टर होते हैं, वो वॉलंटरली सुबह शाम राउंड दे सकते हैं और इमरजेंसी के लिए नियर बाई हॉस्पिटल अटैच हो जाए। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट लाएंगे तो शायद लोगों में पैनिक कम हो जाएगा, और मुझे लगता है उस पैनिक कम होने से बहुत सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। सुचि विश्वास जी, टीम 11 उत्तर प्रदेश में एक है जिसमें 11 IAS अफसरों की एक कमेटी है जो कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश करती हुई दिख रही है। 400 दिन 400 डेज से ये कमेटी प्रतिदिन बैठक करती है, लेकिन जब दूसरी वेव आई, दूसरी लहर आई, तो ये टीम 11 एक्सपोज हो गई, इनके पास कोई तैयारी नहीं थी। देखिए, अगर कुछ किया होता तो दिखाई देता। जो अफरा तफरी और जो धरातल पर हम अव्यवस्था बुरी तरह देख रहे हैं, सरकार ने जनवरी में दावा किया था कि 15 लाख टेस्टिंग की हमारी कैपेसिटी है। आज जांच होने में 4 दिन लग रहा है, रिपोर्ट आने में 10 दिन लग रहा है। इंजेक्शंस की कालाबाजारी और लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो किल्लत है वो आप देख रहे हैं। तो सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंधन नहीं किया, और ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह लैक ऑफ मैनेजमेंट है, पूरी तरह ये प्लान को एग्जीक्यूशन ना कर पाने की एबिलिटी है। तो सरकार ने अगर प्राथमिकता दिखाई होती तो ये बहुत ही स्ट्रांग विल पावर की सरकार है। 1300 करोड़ का कार्यालय 2 साल में बनाकर खड़ा किया। राज्य सरकारें बनाने के लिए तो सरकार किसी भी हद तक जाती है, लेकिन सरकार ने टीम 11 है, टीम 22, टीम 43 सिर्फ मूर्खता का परिचय दिया है और सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, और उसकी सजा आम आदमी भुगत रहा है। और अभी भी बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी सकारात्मक, कभी अनुशासन प्रवचन दे रहे हैं। तो सरकार ने 13 महीने में अगर आपदा प्रबंधन के नाम पर कुछ भी किया होता तो वो बिल्कुल दिखता। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी अब जाके जो 9,347 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर भेजा, जो 6.5 करोड़ डोजेस को बाहर भेजा, जो तमाम टेस्टिंग किट्स को बाहर भेजा, तो सरकार ने आम आदमी की जान की कोई कीमत को रखा ही नहीं।
और अभी भी आप देखिए रिवर्स माइग्रेशन की समस्या वर्स्ट होने वाली है। 20 दिन के बाद हमारे सामने हालात दिखने लगेंगे, कोई भी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, उनके आने का कोई उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आज तो गोरखपुर में भी 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 10 से ज्यादा सरकारी मौतें हैं जो बताई जा रही हैं। हालात खराब हो रहे हैं। हम अगर सरकार को कसूरवार न माने तो किसे माने? फिर सिस्टम फेल हो चुका है। ऑलराइट, वैभव माहेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हालात इस कदर खराब हैं कि हम अपने अस्पतालों को एक अदद ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कल टीएस मिश्रा हॉस्पिटल से रात में आईसीयू से पेशेंट इसलिए हटाए गए लखनऊ के भीतर क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, लोगों की जान मुश्किल में है। ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है या कोई भी देश के ऊपर क्रिटिकल बात आती है तो वहाँ के शासक प्रशासक को बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। सबसे पहले तो पब्लिक को ये जानने का हक है कि हमारी सरकार कहाँ खड़ी है और हमारी विपदाओं से लड़ने के लिए उसके पास क्या साधन है और हमारे लिए वो क्या करेगी, आपको अश्योरिटी करनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होगी तो लोगों में पैनिक क्रिएट होगा। जैसे डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करा, उससे पैनिक क्रिएट हुआ। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तब जाके दिल्ली में जो हजारों पेशेंट मौजूद हैं उनके लिए ऑक्सीजन का बनाने की जरूरत का दबाव बना और दबाव से वो ऑक्सीजन वहां पर आई। अगर उप मुख्यमंत्री कल जो टीवी पर बाबा जी आए थे उन्होंने अगर उसकी तरह से अगर कहा होता कि धैर्य रखिए, तो जिस आदमी के मास्क लगा होता है उसको धैर्य रखने को नहीं कहा जाता, उसको ऑक्सीजन दी जाती है और उसका कोई विकल्प नहीं है इस दुनिया में। तो पॉलिटिकली इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये शासक प्रशासक हैं, ये टीम 11 की बैठक जैसे आप बता रहे हो कि 400 दिन हो गए, इस 400 डेज की टीम 11 की बैठकों के जो मिनट्स हैं अगर वो वेबसाइट पे जारी कर दें तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कितने चाय और समोसे ये लोग खा गए होंगे और क्या उसका आउटपुट निकल के आया है। पिछली बार टीम 11 की बैठकें होती थी, कोरोना घोटाला कर लिया, 400 रुपए का आइटम 6-6 हजार रुपए में खरीद लिया। इस बार टीम 11 की बैठकें हो रही हैं, ऑक्सीजन के बिना आदमी मर रहा है। आप शमशान घाट पे जाइए, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आदमी इलाज होते हुए या उसको प्रॉपर इलाज मिल रहा हो इसलिए वो मर गया हो, उसको इलाज नहीं मिला है, वो तड़प तड़प के मरा है। ये तड़प तड़प के मरने का जो आउटपुट है ये टीम 11 की देन है। और टीम 11 के ऊपर जो मुखिया बैठे हैं जिनको पूरे देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करना है और अपने प्रदेश का एक मॉडल बताना है, ये उनकी देन है। ये प्रशासनिक हत्याएं हैं, इसको आप डेथ नहीं कह सकते, नॉर्मल डेथ ये नहीं है। इसको इसलिए अगर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क पर आकर चिल्लाना पड़े उसको कि ये बताना पड़े कि हमारे ऊपर ये विपदा है, हमारे ऊपर ये विपदा आ सकती है, तो इसको प्रशासन कहते हैं, इसको शासन कहते हैं, इसको पैनिक मचाना नहीं कहते। तो ये तो 10 बार करना पड़े तो हम करेंगे। हमारे लिए एक एक नागरिक की जान बहुत कीमती है और इसको लाइटली नहीं लिया जाता। तत्काल क्या किया जाना चाहिए जिससे लोगों को कुछ तो राहत उत्तर प्रदेश के भीतर मिले? तत्काल क्या जरूरत है हमें? ऑक्सीजन कैसे मिले हमें? सर, ये देश एंटरप्रेन्योर्स का देश है। इस देश में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज कुछ भी चीजें होती हैं हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो सबको बेच के हम पैसे कमा रहे होते हैं। हमारी सरकार खुद वो पैसे कमाने में मदद कर रही होती है। ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, बिजनेसमैन है वहां पर। आज इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्लांट हैं जो तमाम वो किए जाते हैं। सरकार को अगर जरा भी अंदाजा, ये पहले से जब इतने बड़े काबिल अफसर बैठे हुए हैं तो इनको ये अंदाजा तो होना चाहिए। या तो ये कह दें कि हम काबिल नहीं है, या तो ये कह दें कि हमें अंदाजा नहीं था, या फिर ये कह दें कि हमारी नियत नहीं थी। ये तीनों ही चीजें आप मिक्स करके देखिए तो ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन के मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूं वैभव जी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद की जाए, इंडस्ट्रीज को सारी सप्लाई रोकी जाए। अगर आप ऐसा एक दिन भी कर लेंगे तो पूरे देश भर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। अगर 2 दिन के लिए आप सारे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद कर दें और सारी सप्लाई मेडिकल कर दें, इंडस्ट्री चलेंगी। इंसान जिंदा होगा तभी तो, जब सांसें होंगी तभी तो आप इंडस्ट्री चलाओगे। कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कौन उस रुपए को लेकर कहां जाएगा? थोड़ा सा भी अगर सोचकर मानवता से देखें तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके आप सप्लाईज को पूरा कर सकते हैं। इसके एफर्ट होते हुए मैं नहीं कह रहा हूं कि आज 2 दिन के लिए इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, उसको मेडिकल में कन्वर्ट करके भेज दीजिए। आप यकीन मानिए कोई संकट नहीं होगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अभी कोई रातों रात चेंज नहीं होगा, 3 दिन के अंदर, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। बस सरकारों को ये नियत और ये काबिलियत अपनी दिखानी पड़ेगी और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कहना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्स कम है या हम ये चीजें करने जा रहे हैं। जनता आप पे भरोसा करेगी। जनता होर्डिंग तभी करती है जब उसको पता हो कि उसके शासक निकम्मे हैं। जनता तभी करती है जब उसको पता हो कि उसके शासक उसके प्रति ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री का 15 मिनट का भाषण कल कितना निराशा पूरे देश को देकर गया है, आपने देखा होगा। सिर्फ पूरे टाइम भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सांस नहीं आ रही है लोगों को, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं,
लाशें बिछी हुई है, धैर्य रखिए। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, धैर्य रखिए। शमशान में दाह संस्कार के लिए लाइन लगी पड़ी है, धैर्य रखिए। मैं चुनाव प्रचार में हूं, इसलिए धैर्य रखिए। मैं एक दिन फ्री होकर आपके सामने आकर फिर रो दूंगा, इसलिए धैर्य रखिए। क्या धैर्य रखिए? ओके, ऋतु रावत जी, आपके विचारों ने हम सबको बहुत प्रभावित किया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। ऋतु जी को मैं सलाम करता हूं। पहली बार पार्टी लाइन से हटकर किसी ईमानदार प्रवक्ता को मैंने देखा है। आपको बहुत बहुत बधाई। पर आप भी ईमानदारी रखिएगा, कभी ऐसे इश्यूज आए तो। बिल्कुल। और ऋतु रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तत्काल हमें क्या उपाय करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने प्रदेश के भाइयों बहनों को, अपने प्रदेश के नागरिकों को बचा तो पाएं। सर, ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल आपने दिया है कि इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसको मतलब लोगों के लिए यूज़ किया जाए, उन्हें बंद किया जाए और लोगों से भी थोड़ा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं कोरोना हो गया, अब हम बचेंगे नहीं, तो हम आधे वैसे ही मर जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमें बचना है, अपने बच्चों के लिए बचना है, अपने समाज में कुछ करना है, तो हमें उस चीज़ को भी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जो लोगों ने काला बाजारी कर रखी है, उन्हें कम से कम आज समाज के लिए सामने आना होगा और उन्हें उन चीज़ों पे जो कैप्चर की हुई है उन्हें बाहर लेकर आना होगा। काले बाजारी बंद करनी होगी और सरकार को भी उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अपने हाथ में कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये काला बाजार बंद नहीं होगा और समाज के लोग, ये धरती एकदम वाकई शमशान घाट की तरह हमें दिखाई देने लगेगी। तो हम फिर क्या करेंगे? ना हमें सरकार की ज़रूरत होगी और ना हमें समाज की ज़रूरत होगी। तो समाज और पार्टियों को भी रोप प्रतिरोप से दूर हट के सिर्फ समाज के लिए सोचना है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को करें और थोड़ी सी लापरवाही हम ना करें, घर से बाहर हम ना निकलें। और सरकार भी ये सोचे कि चुनाव प्रचार और चीज़ें जो यहाँ पर हम हो रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दे। उनके लिए आज इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना एक छूत की बीमारी है, जैसे कभी टीबी हुआ करता था, लोग पास नहीं जाते थे। तो यही सिचुएशन है, तो इसमें सबको सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आया। पहले हमें यह बताया गया कि साहब ये रेमडेसिविर जो है ये गेम चेंजर है, लाइफ सेविंग ड्रग है कोविड के मामले में, और अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में लूट मच गई। आज भी हालात वैसे हैं। अब अचानक से एक्सपर्ट लोग फिर से प्रकट होते हैं टीवी पे, डॉक्टर लोग ही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। अब कह रहे नहीं, अब ये रेमडेसिविर जो है ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है कोविड के मामले में, ये कोई रामबाण नहीं है। तो आपने 15 दिन तो पहले लूट मचवाई देश में बयान देके, अब कह रहे नहीं ये गेम चेंजर नहीं है, रामबाण नहीं है। जी, तो पहले तो मैं कहूँगा कि जो कह रहा है तो उसको शायद या तो उस समय एविडेंस नहीं बताती या अब शायद एविडेंस को उसने अध्ययन किया होगा। तो एविडेंस ये कहती है इसकी, जो रेमडेसिविर है, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब जितना हॉस्पिटल में रहना होता है मरीज को, वो कम कर देती है। अगर मान लीजिए कोई मरीज को 10 दिन रहना है तो सकता है अगर हमने उसको अर्ली रेमडेसिविर दे दी तो 8 दिन में उसकी छुट्टी हो जाए, या थोड़ा सा इसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज को कम कर सकती है कि कितना गंभीर बीमारी है, थोड़ा उसको कम करती है। लेकिन अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं, जो ट्रायल किए गए, उसमें इसका मौत से कम करने में कोई रोल नहीं, मतलब मॉर्टेलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट को, मृत्यु दर को कम नहीं करती है। जो अभी तक जो बेस्ट दवाई है जो इसमें मौत दर कम करती है वो है अभी तक स्टेरॉइड, वो हमारे पास प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है। दूसरा है ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ सेविंग के लिए। तो हमें और सरकार को सबको यही चाहिए कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसको स्टेरॉइड चाहिए, जिसको बेसिक सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, जिसमें पैरासीटामोल है या विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये बेसिक ट्रीटमेंट करें। रेमडेसिविर अगर किसी को चाहिए तो वो चाहिए जिसका CT स्कोर 12 से 15 है, जिसको सीवियर डिजीज है, जो मॉर्बिड है, जिसकी एज ज़्यादा है, जिसकी डिजीज बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, तो उन केसेस में हम यूज कर सकते हैं उसकी सीवियरिटी कम करने के लिए। अदरवाइज सबको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग अफोर्डेबल क्लास हैं तो वो जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, मैंने देखा वो उसके लिए रेमडेसिविर मांग रहे हैं। एक बात और बताइए, कई लोग मुझे आज कंप्लेन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कुछ लोग रेमडेसिविर खरीद कर अपने घरों पे रख लिए हैं और कुछ तो घर पे डॉक्टर बुला के लगवाए भी ले रहे हैं। क्या ये उचित है? जी बिल्कुल गलत है। उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या मिसमैनेजमेंट होगा, कुछ नहीं पता है। और घर पे रखने से कोई फायदा नहीं, इसकी एक्सपायरी बहुत शॉर्ट होती है और शायद अगर आपने घर पे रखी है और किसी को उसका फायदा हो सकता है तो उसको मिल नहीं पाएगी। और काला इसी की वजह से, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का गैप आएगा तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो कृपया करके मैं सब आपके माध्यम से बिल्कुल विनम्र निवेदन करूंगा कि ये सब चीज़ की
किल्लत ना पैदा करें। और फिर बता रहा हूँ, माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट जो हैं वो आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ठीक हो सकते हैं, उस पर फोकस करें। सीरियस पेशेंट को अस्पताल जाना चाहिए और अस्पताल वालों को भी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो जबरदस्ती पेशेंट को लंबा रखने की कोशिश करते हैं या मरीज अस्पताल छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज चाहते उन्हें डर लगता है कि घर जाएंगे। तो कृपया करके अगर जो भी जितने भी ऑक्सीजन से जिन पे नहीं ऑक्सीजन। ब्रिजेश जी, ये उस संबंध में है कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये उन्होंने तमाम पता नहीं किसको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्राइवेट लोग जो घरों में हैं उनको ऑक्सीजन ना दी जाए, वो किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही दी जाए। मैं इस ट्वीट को देखकर बहुत चौंक गया हूं और घबरा गया हूं। इससे एक नई तरह की अफरा तफरी पैदा होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश प्रशासन काम करता है उसका मतलब ये होगा कि अब ये इलाके का दरोगा तय करेगा कि किसकी बीमारी में ऑक्सीजन उसको देना है कि नहीं देना है। अभी आपको पता होगा कि हजारों करेगा कि आदमी जिंदा रहे कि ना रहे, हजारों लाखों लोग होम आइसोलेशन में घर पे हैं, होम आइसोलेशन में घर पे हैं, तमाम अस्थमा के मरीज हैं, उनको चाहिए होता है और भी तमाम बीमारी में ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये एक नागरिक का अधिकार है। ऑक्सीजन कोई चॉकलेट की तरह आदमी खरीद के नहीं ले जाता कि आज खाएंगे और मजा आएगा। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है। तो मुख्यमंत्री को ये तय नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है। इस तरह का ट्वीट करके उन्होंने जो पैनिक फैलाने का काम किया है और जो प्रशासन को जो शक्ति दी है कि आप तय करो कि किसको ऑक्सीजन देनी है किसको नहीं देनी है, जो ये भ्रम फैला दिया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस ट्वीट को फौरन वापस लेके या इसको स्पष्ट करें कि क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पूरे पैनल का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सब ने बहुत अमूल्य विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। बहनों भाइयों, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं मत निकलो घर से जब तक बेहद 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 आवश्यकता ना हो, और अगर निकल रहे हो तो डबल मास्क लगाना, लोगों से डिस्टेंस रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बहुत बच के रहना, क्योंकि न तो दवाई है, न सुनवाई है और न आपको इलाज है। और ईश्वर न करे कुछ हो गया तो किस तरह से लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है आपने देखा है। तो कृपया खुद भी बचिए, अपना परिवार बचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।